Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूँ सबका इस YouTube चैनल पर। साथियों, अब हम संस्कृत का टेस्ट हल करेंगे। तो देखिए, संस्कृत का पेपर नंबर 11 है। कितने क्वेश्चन हैं आपके? जितने रीट में आते हैं 30 प्रश्न संस्कृत के, उतने ही यहाँ पर हम प्रश्नों को हल करेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड अगर आपके संस्कृत है तो आपको ये टेस्ट करना कंपलसरी है। देखो, अधिकतर क्वेश्चन आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों में से लिए गए हैं व्याकरण के, बाकी टीचिंग मेथड के तो अलग ही होते हैं, सभी जानते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, आपके प्रश्न संख्या 1 है। आज का ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो में सुबह अपलोड कर चुका हूं, तो उन दोनों को नहीं देखा है तो जरूर देख ले। पट प्लस क्षत्रि, इनसे जो नया शब्द बनेगा उनको देखना है कि कौन सा शब्द बनेगा। पटत, पठन, पटन और पठती। तो यहाँ पर बताइए प्रश्न संख्या 1 में आपका कौन सा विकल्प सही है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बताइए साथियों प्रश्न संख्या 1 में। तो देखो, पट धातु में जब हम क्षत्रि प्रत्यय लगा देते हैं तो शब्द बनता है आपके पठन। पठन कौन सा? हलंत वाला, न में जिसमें हलंत लगा है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे साथियों, आपके प्रश्न संख्या 2। ये देखिए प्रश्न नंबर 2 को। स है, विवेक है, इति रित है, रेखांकित शब्दे संधि वर्तते। अर्थात ये जो इति रित है शब्द है, रेखांकित हो रहा है, इसमें कौन सी संधि है? मतलब संधि बताना है। इत प्लस इरीत है, इति प्लस रीत है, इति प्लस रीत है, या बड़ी ती है या छोटी ती है, ठीक है। इति प्लस इरीत है। तो बताइए प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? कौन सी संधि इसकी होगी? विकल्प नंबर 1, 2, 3, 4 कौन सा सही है? जल्दी जल्दी इसका आंसर बता दीजिए। सोच लिया होगा सभी ने इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है विकल्प नंबर 4, इति प्लस इरीत है, शब्द बनता है इति रीत है। साथियों, यहाँ पर ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है प्रश्न 2 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 3। अर्जुन है, युद्ध निपुण है, आसीत, रेखांकित शब्दे समास विग्रह वर्तते। युद्धस्य निपुण है, युद्धम निपुण है, युद्धे निपुण है, युद्धेन निपुण है। तो साथियों, ये जो रेखांकित शब्द है युद्ध निपुण है, इसका आपको बताना है कि समास विग्रह क्या होगा। तो पहले तो अर्जुन है, अर्जुन युद्ध निपुण, आसीत मतलब युद्ध में निपुण था। तो साथियों, युद्ध में निपुण यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और यहाँ पर ये जो युद्ध शब्द है, इसका जो अधिकरण तत्पुरुष है साथियों, मतलब सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष, तो साथियों युद्ध का होता है युद्धे, युद्धे निपुण है। तीसरा विकल्प आपके बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 3 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 4 में। गुरु है, शिष्येभ्य है, कथाम कथयति, वाक्यस्य किम विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने को कॉमन सेंस क्या लगाना है कि भाई एक शब्द है शिष्येभ्य है, इसमें रेखांकित हो रहा है ये शब्द, और इसके आधार पर ही आप यहाँ पर देखोगे कि भाई इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये जो शिष्येभ्य है शब्द है, ये कौन सी विभक्ति के अंतर्गत आता है साथियों? चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आता है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है वो सही है प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो चलिए 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे प्रश्न नंबर 5 क्या पूछ रहा है। विद्या विनियम ददाति, वाच्य परिवर्तनम कुरुत है। विद्या विनिय, विनिय है दीते, विद्या विनिय है ददाति, विद्या विनिय है दीते, और विद्या विनियम दीते। साथियों देखो, विद्या विनियम ददाति मतलब विद्या विनय प्रदान करती है, ये एक सुक्ति भी है। तो आपके एक और क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो जाता है कि विद्या विनियम ददाति, रिक्त स्थान होता है विद्या और ददाति के बीच में, उसमें क्या पूर्ति करते हैं? विनियम। देखो, इसका अगर हम वाच्य परिवर्तन करें तो विद्या का तो हो जाता है विद्या, क्या हो जाता है? विद्या। विनियम का विनय है, ददाति का हो जाता है दीते। प्रथम विकल्प आपके सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 6 पर। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 6, छठा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सुक्ति संबंधे अशुद्धि है वर्तते। सुक्ति संबंधी इनमें से अशुद्धि किसमें है? संगे है, शक्ति है, फिर कलो युगे,
हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन है, क्रोधो मूलम अनर्थानाम, माता भूमि नानिरितम। तो साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 में सुक्ति संबंधी अशुद्धि आपको कौन से विकल्प में लग रही है? छठे क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए साथियों, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूर्णतः आरबीएससी की किताबों में से ये सुक्तियां मैंने निकाली है। तो आपका जो राइट आंसर इसमें रहेगा साथियों वो रहेगा प्रश्न संख्या 6 में विकल्प नंबर 4, माता भूमि नानिरतम। साथियों यहाँ पर ये ही अशुद्धि है, बाकी तीसरा, दूसरा, पहला इनमें कोई भी अशुद्धि नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या आपके 7वें नंबर पे 7वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 को, राम दूध पिएगा इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद है कुरुत है। पहला विकल्प देख लीजिए आप, राम है दुग्धम पाश्यति। दूसरा विकल्प है आपके राम है दुग्धेन पाश्यति। तीसरा विकल्प है आपके राम है दुग्धाय पाश्यति। और चौथा विकल्प है आपके राम है दुग्धेभ्य पाश्यति। तो साथियों प्रश्न संख्या 7 में सही विकल्प का आपको चयन करना है। देखो, राम दूध पिएगा, इसका अगर हम संस्कृत में अनुवाद करें तो पिएगा तो क्या होता है? पाश्यति। राम है का राम है बन जाएगा, लेकिन साथियों दूध पिएगा तो साथियों यहाँ पर दुग्धम आएगा। क्या आएगा? दुग्धम। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 7 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 8 में। देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को, ग्रामस्य अभितः वनमस्ति शुद्ध वाक्ये वर्तते। इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। ग्रामे अभितः वनमस्ति, ग्रामम अभितः वनमस्ति, ग्रामाय अभितः वनमस्ति और ग्राम है अभितः वनमस्ति। तो साथियों यहाँ पर देखिए, अभितः, परितः, समया, निक्षा, ही इत्यादि में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और यहाँ पर जो ग्राम शब्द है इसकी द्वितीय विभक्ति क्या रहेगी? ग्रामम, अर्थात सेकंड विकल्प सही है, ग्रामम अभितः वनम अस्ति। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो चलिए 9वां क्वेश्चन घटिका से संबंधित है कि क्या इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए एक बार इस घड़ी को देख लीजिए अच्छी तरह से, ये दिख रही है सभी को घड़ी? कितना टाइम हो रहा है कि भाई 5 बज रहे हैं इसमें। तो आपको यहाँ पर सही बताना है साथियों। विकल्पों को देखिए, राम है प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति, राम है प्रातः षष्ठवादने उत्तिष्ठति, राम है प्रातः सार्ध पंचवादने उत्तिष्ठति और राम है प्रातः सवाद पंचवादने उत्तिष्ठति। तो साथियों विकल्प नंबर 1, 2, 3, 4 कौन सा सही रहेगा? ये जो घड़ी दिख रही है आपको, इसके आधार पर आपको सही आंसर देना है। तो 5 बज रही है, तो यहाँ पर 5 बजे को क्या कहेंगे संस्कृत में? पंचवादने। यहाँ पर राम 5 बजे उठता है। विकल्प नंबर आपका जो 1 है साथियों प्रश्न संख्या 9 में, वो ही सही आंसर रहेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 पर। 10वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 10 में। 10वां क्वेश्चन है, गमनम शब्दे लिंगे अस्ति। ये जो गमनम शब्द है इसमें कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग का रूप है, पुल्लिंग का रूप है, नपुंसकलिंग का रूप है या इनमें से सभी का रूप है? तो साथियों गमनम विकल्प नंबर 1, 2, 3, 4 कौन सा सही है? अच्छे से सोच लीजिए प्रश्न को, उत्तर कौन सा रहेगा आपके। तो 10वें क्वेश्चन में देखो राइट आंसर है गमनम नपुंसकलिंग का रूप होता है। नपुंसकलिंग का रूप कैसे है? क्योंकि गमनम में यहाँ पर ल्युट प्रत्यय लगा हुआ है साथियों, और ल्युट प्रत्यय युक्त जो शब्द होते हैं वो नपुंसकलिंग के अंतर्गत चलते हैं। थर्ड विकल्प 10वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है आपके। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 11 की और। तो चलिए 11वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11। 11वां क्वेश्चन है, रमा शब्दस्य सप्तमी एकवचने रूपम अस्ति। विकल्प को देखिए, रमाणाम, दूसरा है रमायाम, तीसरा है रमयो है और चौथा है रमाया है। तो साथियों रमा शब्द चलता है आपके आकारांत स्त्रीलिंग में। किसमें चलता है? आकारांत स्त्रीलिंग में रमा शब्द चलता है। अब यहाँ पर रमा का सप्तमी एकवचन अगर हम देखें तो रमा का सप्तमी एकवचन होता है रमायाम। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न संख्या 11 में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों आपके प्रश्न संख्या 12। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। तो साथियों प्रश्न संख्या 12 को हम देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा जा रहा है आपके प्रश्न संख्या 12 में? ये देखिए
यहाँ पर आपको सुक्ति की पूर्ति करना है। यहाँ रिक्त स्थान है, इसकी जगह कौन सा विकल्प आएगा? परमो गति है। पापो परमो गति है, असत्यम परमो गति है, धर्मो ही परमो गति है, दुर्जनम परमो गति है। तो साथियों इनमें से सुक्ति की पूर्ति कीजिए कि भाई कौन से विकल्प से आपके ये सुक्ति सही बनेगी। 12वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है साथियों वो रहेगा धर्मो ही परमो गति है। विकल्प नंबर 3 सही है। दुर्जनम असत्यम पापो, मतलब पाप, असत्य और दुर्जन ये परम गति को प्राप्त नहीं करते हैं बल्कि धर्म करता है साथियों, इसलिए आपके थर्ड विकल्प बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 13 को। तो चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां क्वेश्चन, चे वर्गस्य उच्चारण स्थानम वर्तते, कंठ है, तालु है, दंता है, नासिका है। तो साथियों चे वर्ग का आपको उच्चारण स्थान बताना है कि चे वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो वर्ग कितने होते हैं? 5। एक तो क, चे, ट, त और प, ये जो 5 वर्ग है। अकु है विसर्ग नियम, कंठ है क वर्ग का तो कंठ से होता है। इचु यशनाम तालु है, चे वर्ग का होता है तालु से, और चे वर्ग का ही पूछा है तो फिर तालु वाला विकल्प दूसरा सही है। बाकी ऋटुर्षा नाम होता है आपके मूर्धा, मुर्दा नहीं ये वाला मुर्दा, ठीक है। लिरितुलसा नाम होता है आपके दंता है, और उपुधि नाम होता है आपके ओष्ट है। उपुधि नाम का सूत्र वैसे और अलग होता है लेकिन मैं शॉर्ट में इसको उपुधि नाम के नाम से ही कहता हूँ। तो उससे क्या जल्दबाजी में बोला जाता है जल्दी जल्दी, और गलत भी नहीं होता उससे भी। तो चलिए आपके 14वें क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ आपका सेकंड विकल्प सही है 13वें क्वेश्चन में। तो साथियों प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। आपके प्रश्न संख्या 14, ये देखिए 14वें क्वेश्चन को। वह ब्राह्मण को धन देता है, अस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद है अस्ति। सह विप्रम धनम ददाति, सह विप्रेण धनम ददाति, सह विप्राय धनम ददाति और सह विप्रस्य धनम ददाति। तो साथियों ब्राह्मण को धन देता है, ब्राह्मण को, ठीक है, किसको दिया जा रहा है? यहाँ पर ब्राह्मण को दिया जा रहा है धन। तो यहाँ पर ब्राह्मण को कौन सी विभक्ति लगेगी? इसमें कौन सी लगेगी देख लीजिए अच्छी तरह से और उसके अनुसार आंसर बताइए। तो साथियों इसमें आपके चतुर्थी विभक्ति लगेगी, और चतुर्थी विभक्ति ब्राह्मण का क्या रहेगा? विप्राय रहेगा। स है विप्राय धनम ददाति। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 15 को। तो चलिए आते हैं आपके प्रश्न नंबर 15 पर। 15वां क्वेश्चन, यो गोकुलम गोपकुलम चे चक्रे सुस्त है, स में रक्षितु चक्रपाणी है, इत्यत्र किम छंद है? इसमें कौन सा छंद है? उपजाति छंद है, अनुष्टुप छंद है, मालिनी छंद है, वंशस्थ छंद है। तो देख लीजिए आप प्रश्न संख्या 15 को, गिन लीजिए कि भाई कौन सा लघु है, कौन सा गुरु है, कितने कितने वर्ण है, सारी चीजें देख लीजिए साथियों गिन के, और फिर आपका सही आंसर बताइए कि भाई इस वाक्य में कौन सा छंद है। तो आपके 15वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। देख लिया सभी ने अच्छी तरह से गिन के, या थोड़ा और टाइम दूं इसके लिए? साथियों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा उपजाति छंद है। यहाँ पर उपजाति छंद आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो चलिए देखते हैं आपके प्रश्न संख्या 16। अच्छा, उपजाति छंद के बारे में आपको पता होना चाहिए। उपजाति छंद में कितने कितने वर्ण होते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16वां क्वेश्चन, निपुण है, अध्यापक है, पाठम पाठयति, अत्र विशेष्य पदम अस्ति। निपुण है, अध्यापक है, पाठम पाठयति, कौन सा यहाँ पर विशेष्य पद है साथियों? तो देखो विशेष्य मतलब होता है कर्ता, और कर्ता कौन है? निपुण अध्यापक। अध्यापक यहाँ पर साथियों कर्ता है, अर्थात ये विशेष्य पद रहेगा। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों 16वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो चलिए 17वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 17, तत् शब्दस्य द्वितीय द्विवचनम नपुंसकलिंगे, तत् ते तानि तो। साथियों तत् शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप बताना है आपको। द्वितीय बहुवचन क्या, सॉरी, द्वितीय द्विवचन रूप बताना है नपुंसकलिंग के अंतर्गत। तो देखो नपुंसकलिंग में ही तत् के रूप चलते हैं। अब यहाँ पर तत् ते तानि, तो साथियों तत् ते वाला आपका सही विकल्प है। तत् शब्द का जो द्वितीय द्विवचन है वो ते रहेगा। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न संख्या 17 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 पर। तो चलिए 18वां क्वेश्चन देखेंगे।
आपके प्रश्न संख्या 18। कल्पना शक्ति विकासे सर्वाधिकोपयुक्त है पाठ है अस्ति। व्याकरण पाठ है, पद्य पाठ है, कथा पाठ है, गद्य पाठ है। तो मित्रों यहाँ पर देखिए कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाठ कौन सा होता है। तो यदि आपको बच्चों में कल्पना शक्ति की विकास करना है, कल्पना शक्ति का विकास करना है, तो सबसे उपयुक्त पाठ माना जाता है कथा पाठ को, क्योंकि कथा में क्या होता है साथियों, कल्पना पर आधारित चीजें होती है, एक काल्पनिक चीजें होती है, जिससे बच्चों की कल्पना शक्ति का सर्वाधिक विकास होता है। तो नेक्स्ट 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ थर्ड विकल्प बिल्कुल सही है आपके 18वें क्वेश्चन में। तो आपके प्रश्न संख्या 19, पाठ योजनया है, आविर्भाव है, कुतः वर्तते, राजनीति है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है, समाज शास्त्रम संस्कृतम। तो साथियों पाठ योजना का आविर्भाव मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई है। पाठ योजना की उत्पत्ति मानी जाती है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से, मतलब जो समग्र मनोविज्ञान है, इससे ही पाठ योजना की उत्पत्ति मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 पर। तो चलिए 20वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 20, सस्वर पाठनम आवश्यकम अस्ति, भावग्रहणार्थम, शुद्धोच्चारणम, बोध प्रश्नार्थम, काठिन्य निवारणम। तो साथियों प्रश्न संख्या 20 को अच्छी तरह से देख लीजिए। सस्वर पाठन आवश्यकम अस्ति, सस्वर पाठन में आवश्यक है, क्या आवश्यक है साथियों। आपके प्रश्न संख्या 20 में जो सही आंसर है वो रहेगा शुद्धोच्चारणम। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। सस्वर पाठ के लिए शुद्ध उच्चारण अति आवश्यक होता है, क्योंकि सस्वर स्वर के सहित जो पाठ किया जाता है वो कहलाता है सस्वर पाठ। तो साथियों इसमें शुद्ध उच्चारण होना एक अनिवार्य शर्त इसकी होती है। नेक्स्ट देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 21 को। तो 21वां क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 21 को, प्रस्तावना प्रश्नेषु अंतिम प्रश्नों है भवती। प्रस्तावनात्मक प्रश्न है, आवृत्त्यात्मक प्रश्न है, अवबोध प्रश्न है, समस्यात्मक प्रश्न है। साथियों प्रस्तावना प्रश्न में जो अंतिम प्रश्न होता है वो कैसा होता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो प्रस्तावना प्रश्न हम दैनिक पाठ योजना के आरंभ में पूछते हैं, उसका जो अंतिम प्रश्न है वो समस्यात्मक प्रश्न होता है, और ये समस्यात्मक प्रश्न हमारी जो पाठ योजना का जो प्रकरण बिंदु है उससे संबंधित होता है। विकल्प नंबर कौन सा सही है साथियों, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है आपके प्रश्न संख्या 21 में। आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 22 की ओर। तो चलिए 22वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 22, शिक्षा या है प्रमुख अंग है किम, पाठ्यक्रम है, धनम, विद्यार्थी है, विद्यालय है। तो साथियों शिक्षा का प्रमुख अंग इनमें से कौन होता है। तो साथियों शिक्षा का प्रमुख अंग माना जाता है विद्यार्थी को। किसको माना जाता है, विद्यार्थी को शिक्षा का प्रमुख अंग माना जाता है। आपके थर्ड विकल्प सही है साथियों प्रश्न 22 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 23 पर। तो चलिए 23वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 23वां क्वेश्चन है मित्रों, द्विभाषात्मक है, प्रविधि है, आवश्यकम वर्तते, अनुवाद शिक्षण है, व्याकरण शिक्षण है, पद्य शिक्षण है, गद्य शिक्षण है। तो 23वें क्वेश्चन को देख लीजिए कौन सा रहेगा आपके इसमें राइट आंसर। मित्रों द्विभाषात्मक जो प्रविधि या विधि है ये किसमें आवश्यक होती है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, बताइए अच्छी तरह से। तो राइट आंसर है द्विभाषात्मक जो प्रविधि है ये अनुवाद शिक्षण में आवश्यक मानी जाती है। प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है साथियों 23 में। नेक्स्ट देखते हैं अब हम प्रश्न नंबर 24 को। तो चलिए 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 24, छात्राणाम ज्ञान विस्तारम क्रियते, अन्वेषण प्रश्न है, केंद्रीय भाव बोध प्रश्न है, मूल्यांकन प्रश्न है, पुनरावृत्ति प्रश्न है। तो साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या जो 24 है इसमें छात्रों का ज्ञान विस्तार किन प्रश्नों से किया जाता है। कौन सा विकल्प आपके 24वें क्वेश्चन में सही है, पहला विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही है या चौथा विकल्प सही है। तो देखो छात्रों के ज्ञान में विस्तार कौन से प्रश्नों से किया जाता है, अन्वेषण प्रश्नों से किया जाता है। प्रथम विकल्प सही है साथियों 24 में। अन्वेषण प्रश्न मतलब खोज
संबंधी प्रश्न। तो साथियों अगर छात्रों से खोज संबंधी प्रश्न पूछेंगे तो खोज के माध्यम से उनके उत्तर दिए जाएंगे, तो छात्रों के ज्ञान का विस्तार बिल्कुल उन प्रश्नों से होगा। इसलिए आपके प्रथम विकल्प 24 में सही है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम प्रश्न नंबर 25 को। तो चलिए 25वां क्वेश्चन, आपके 25वां क्वेश्चन है भाषा या है कौशलानि संति त्रीणि चत्वारि दश एक है। तो साथियों भाषा कौशलों की संख्या कितनी होती है सभी को मालूम होना चाहिए। कॉमन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। भाषा कौशलों की संख्या चत्वारि मतलब 4 होती है मित्रों। सभी को ये भी पता होगा कि कौन कौन से कौशल होते हैं। जैसे एक तो आपके श्रवण कौशल इसमें भाषा कौशलों में आ जाता है, फिर एक आपके आता है साथियों वाचन कौशल इसमें आ जाता है, एक आपके उच्चारण कौशल इसमें आ जाता है और एक आपके लेखन कौशल इसमें आ जाता है। तो संस्कृत में इस प्रकार से इन चारों को लिखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 26 को, आपके 26वां क्वेश्चन। पठन कौशलम कतिविधम द्विविधम त्रिविधम एकविधम सप्तविधम। तो साथियों पठन कौशल की कितनी विधियां होती है? 2 होती है, 3 विधियां होती है, 1 विधि होती है या सप्त विधि होती है? प्रश्न संख्या 26 में सही आंसर बताइए मित्रों, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा। तो देखो पठन कौशल की विधियों की हम बात करें तो इसकी होती है द्विविधम। द्विविधम मतलब 2 विधियां कौन कौन सी? एक तो होता है सस्वर पठन और एक होता है मौन पठन। सस्वर पठन में साथियों इसके भेद अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अनुकरण हो सकता है या फिर सामूहिक पठन हो सकता है। तो इस प्रकार से साथियों 2 ही मुख्य मानी जाती है। प्रथम विकल्प 26 में आपके सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 27 को, तो आपके 27वां क्वेश्चन मित्रों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 27 को। संस्थागत संप्रेषणस्य साधनः अस्ति विचार गोष्ठी सर्वे छात्र है सर्वे शिक्षकम। तो साथियों संस्थागत संप्रेषणस्य साधनः अस्ति, संस्थागत संप्रेषण का साधन इनमें से किसको माना जाता है? मित्रों 27 में राइट आंसर है आपके विचार गोष्ठी को संस्थागत संप्रेषण का साधन माना जाता है, क्योंकि विचार गोष्ठी में सभी जो छात्र है वो अपने विचारों का आदान प्रदान यहाँ पर करते हैं। इसलिए 27 में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम प्रश्न संख्या 28 को, तो आपके 28वां क्वेश्चन। मुफात अनुसारे मूल्यांकन अस्ति निर्णयात्मक प्रक्रिया है, अनुवरत प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, न को अपि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मुफात के अनुसार मूल्यांकन क्या है? तो साथियों मुफात ने मूल्यांकन को एक अनवरत प्रक्रिया माना है। अनवरत का मतलब होता है वह प्रक्रिया जो लगातार चलती रहे। सेकंड विकल्प आपके 28 में सही है साथियों। नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, मतलब प्रश्न संख्या 29। तो चलिए 29वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके 29वां क्वेश्चन है ज्ञातात अज्ञातम प्रति शिक्षण सूत्रम प्रयोग है कदा भवति? प्रस्तावना समये, शामपट्ट समये, उदाहरणम समये, काठिन्य निवारणो समये। तो साथियों ज्ञात से अज्ञात की ओर ये जो शिक्षण सूत्र है इसका प्रयोग कब किया जाता है? 29 में राइट आंसर बताइए। देखो 29वें क्वेश्चन में जो आपके राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1। ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो प्रस्तावना पृष्ठों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रस्तावना में जो प्रश्न होते हैं वो धीरे जो छात्र जिन चीज़ों को जानता है वहां से शुरुआत की जाती है और धीरे धीरे अज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। अज्ञात क्या होता है? जो प्रकरण हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो चीज़ें। तो आपके प्रथम विकल्प 29 में सही है। देखो अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लेकिन इन 30 प्रश्नों में अगर किसी 1 या 2 प्रश्न में आपको डाउट होता है तो उसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जाए कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चाहो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए साथियों। तो आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है आपसे? मानचित्र है कस्य अधिगमस्य साधने है अस्ति? दृश्य साधने हैं, श्रव्य साधने हैं, दृश्य श्रव्य है साधने हैं, को अपि नास्ति इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर देखो जो मानचित्र है ये अधिगम का कौन सा साधन है? दृश्य साधन माना जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 30वें क्वेश्चन में। तो ये टेस्ट पूरा हुआ साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं हम कल अगले वीडियो में।